Okay, class. So now we have this question. Show that in this model, the frequency of revolution of an electron is electron in its nth orbit is proportional to 1 by n cube. Now for that, firstly, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है mv स्क्वायर बाय r विच इज़ गिवन बाय विच इज़ इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे हम e स्क्वायर लिखेंगे और नीचे r स्क्वायर लिखेंगे, राइट. सो नाउ यहाँ से मैं r कैंसिल करके आई कैन फाइंड r. वी कैन फाइंड mv स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. Next is that we know that the momentum of the electrons in different orbits is conserved and is a multiple of nh upon मतलब h upon 2 pi. So मेरे पास ये रिलेशन भी है. अब मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि आई कैन फाइंड आउट v. what I can do is I can get value for v which is equal to nh upon 2 pi m r. This is 1, this is 2. Let's using 2 in 1. Using 2 in 1. What we get? We get m. Then v square की जगह पे हम पुट करेंगे n square h square 4 pi square m square r square is equal to e square upon 4 pi epsilon naught r. मैं r से r कैंसिल कर सकती हूँ. So what I get is the value of r which is r is equal to मैं r इधर भेजूंगी. वत्सला please stay quiet. Vatsala please stay quiet. r will be placed this way and we'll get m n square h square 4 pi square m square then e square मैं नीचे लेके आऊँगी और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा. राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. m से m मैं यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ. आई गेट द वैल्यू ऑफ r एज अब मैं यहाँ से पाई बचेगा यहाँ पे. आई विल गेट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट दैट इज एंड पाई m e स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ r n दैट आई एम गेटिंग. प्लीज क्लोज द डोर. Please close the door. Now the other thing is आर एन हमने निकाल दिया. अब हमें क्या करना है. आर एन के बाद मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड. और जो इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा उसकी एक तो उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस होगा 2 पाई आर और उसकी एक एवरेज स्पीड होगी 2 पाई आर बाय वी. नाउ वी आई विल पुट अबव 2 पाई आर यहाँ पे आ जाएगा. नाउ अगेन आई हैव वी एंड आर विद मी. तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं v की वैल्यू में r तो था ही तो पहले सबसे पहले nh अपॉन ये जो सेकेंड इक्वेशन है 2 पाई m ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था. यहाँ nh ठीक है 2 पाई m इसके बाद r था यहाँ पे. इस r की जगह मैं पहले ही ये सब्स्टिट्यूट करूँगी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर. ये हमारा न्यूमरेटर हो गया v अपॉन 2 पाई r. देन डिनोमिनेटर में मेरे साथ क्या है. v की जगह तो मैंने ये लिख दिया. अब मेरे पास डिनोमिनेटर में है 2 पाई r तो 2 पाई इज़ फाइन. r की जगह मैं फिर रिटर्न करूँगी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर. सो दिस विल गिव मी. अब ये भी पी वाई क्यू फॉर्म है ये भी पी वाई क्यू फॉर्म में है तो दिस विल बिकम लाइक nh 2 पाई m n square h square epsilon naught. I'll bring it this way pi m e square then into this will be pi m e square upon n square h square epsilon naught and and 2 pi भी यहाँ पे है. तो let's do the cancelling. pi यहाँ से कैंसिल pi यहाँ से कैंसिल then n स्क्वायर था यहाँ पे n है एक कैंसिल. h एक कैंसिल कर सकते हैं हम. m यहाँ पे है एक m यहाँ से कैंसिल हो सकता है. सो व्हाट आई गेट फाइनली आई गेट m e to the power 4. यू कैन सी ई स्क्वायर बचा है
नीचे यहाँ से हमें बनेगा एन स्क्वायर एन क्यूब, एच स्क्वायर यानी एच क्यूब, देन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर and 2 2 is 4. This is what I'm getting. So mu is coming out to be proportional to, inversely proportional to n cube. This was the relation that we had to derive. So class, see, being a teacher also I had to do transformations and it took time, right? So physics में सबको ही टाइम लगता है, आपको भी करके देखना पड़ेगा, प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे आप तो ही आपको ये आपका योर मेंटल एबिलिटी वुड बी डेवलप्ड इनफ to get things done on the day of exam. Okay, now we'll move to the next question. तो next question है हमारा ये वाला, define binding energy of a nucleus, binding energy of nucleus, and then binding energy of nucleus में तो अभी आपने किया था, आंसर नंबर ये हमारा होगा, हम कर चुके हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. दिस इज आंसर नंबर फिफ्थ. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. अब आपको अगर डेफिनेशन आती है वेरी गुड, नहीं आती तो आप क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस में लिखेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर. ये हमारा मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर है. इतने से भी आप मार्क्स अटेन कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस हैज़ अ मास नंबर ए. सेकेंड पार्ट है अभी ये क्वेश्चन का. इसमें क्या दिया है इन्होंने हमें दिया है एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है. देखिए पढ़ते जाइए. अनस्टेबल न्यूक्लियस हैज़ अ मास नंबर ए इक्वल टू 240, यानी ए की वैल्यू 240 है, मास नंबर है ये. एंड देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 7.6 MeV. देन इट स्प्लिट्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ ए इक्वल टू 120. यानी अगर मेरा कोई न्यूक्लियस है, लेट्स से एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है एक्स, ये स्प्लिट होता है 2 फ्रैगमेंट्स में और उन फ्रैगमेंट्स का नाम है वाई और दूसरे का जेड. एंड दोनों का जो ए है इट्स इक्वल टू 120. दोनों के लिए मास नंबर 120 ही हुआ है. ये था खुद ए इक्वल टू 240. एंड देन विद बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोनस 8.5 MeV. यानी इसकी भी कितनी है MeV और इसकी भी 8.5 MeV. इसके लिए जो आपको दी है, दिस इज़ योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. इसके लिए जो दी है वो 7.6 MeV दी है. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड. ओके, तो ये कौन सा रिएक्शन है, पहले तो ये एक फिजन रिएक्शन है. सो एनर्जी रिलीज्ड आपको निकालनी है. सो आपको भी पता है कि अगर मैं कहूँ एनर्जी रिलीज मुझे चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ व्हाट, ऑफ फॉर एक्स, ये एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है. इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एक्स यानी 120 प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर वाई, उसको भी मैं 120 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि दोनों ने मिलकर एनर्जी रिलीज़ की है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, ये दोनों तो वाई और जेड है, सॉरी यहाँ पे वाई और जेड आएगा क्योंकि वाई और जेड मेरा आउटपुट है, मुझे एनर्जी रिलीज़ निकालनी है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन ऑफ एक्स इंटू 240, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके लिए वाई के लिए है 8.5 इंटू 120 प्लस 8.5 इंटू 120 माइनस 7.6 इंटू 240. हम इन्हें ऐड भी कर सकते हैं. ये बनेगा 2 इंटू 8.5 इंटू 120 माइनस 7.6 इंटू 240. देखते जाइए तो ये क्या बनेगा, 240 कॉमन आ जाएगा, वाइल गेट 8.5 माइनस 7.6, इतना MeV. फाइनल आंसर वुड बी 240 इंटू 8.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा और ये 0.9. इतना MeV आपकी एनर्जी है. इसकी कैलकुलेशन आसान है तो आप यूँ कैंसिल आउट कीजिए. 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 3 216 MeV. This would be the energy released, and that's how you complete a 3 marker.
ओके। सो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स इजी क्यों है, क्योंकि इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो नियरली सेम होते हैं। इसीलिए ये जो 5 years के पुराने PYQs हैं एग्ज़ाम वाले, अगर हम इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे तो वील बी रेडी। 12 में से हम करीबन 10 मार्क्स अटेन कर सकते हैं। देन लेट्स मूव टू आंसर नंबर 6। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट शो द वेरिएशन ऑफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है यानी डुअल नेचर का क्वेश्चन है। शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अभी कलेक्टर प्लेट क्या है, देखिए वही जो हमने पहले सुबह आज अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बनाई थी। ये आपका वोल्टेज है जो आप दे रहे हैं, ये तो आपका कैथोड है जहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये है आपकी कलेक्टर प्लेट, जिसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ही आप EM वेव्स या मैं कहूँ फोटॉन्स भेजेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहाँ जाएंगे और कलेक्टर प्लेट उन्हें कलेक्ट करेगी। अब ये कह रहा है कि शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, यानी अगर मैं एनोड, ये जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसका पोटेंशियल बदलती रहूँ तो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के लिए फोटो करंट कितना आएगा, ये मुझे निकालना है। तो मुझे कैसे दिखानी है वेरिएशन, ग्राफ के थ्रू। सो अगर ग्राफ के थ्रू दिखानी है तो देखिए एक्स एक्सिस में हम क्या दिखाएंगे, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, V इज कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, एंड वाई एक्सिस में हम दिखाएंगे, करंट, फोटो करंट I। यूनिट इसकी एम्पियर आप लिख सकते हैं, जो भी आपको मेंशन करना है। एम्पियर यूनिट लिखने से ये हो जाता है कि हाँ ये इंटेंसिटी नहीं करंट है। अब इधर सोचिए क्लास, अगर ये पोटेंशियल, पहले तो देखिए मैंने हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कहा था कि सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। यस, तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचते हैं और कुछ इंटरनल कोलिजन्स में ही अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, और कुछ बहुत डीपर लेयर से निकलते हैं तो वो सिर्फ इजेक्ट हो पाते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पर अब एक बात सोचते हैं कि अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास कम एनर्जी थी वो भी आगे की तरफ आएंगे, वो भी डायरेक्ट होंगे। जो इजेक्ट हुए हैं पर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो सब इस तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बीइंग सेट। तो अगर V की वैल्यू मैं पॉजिटिवली बढ़ाती जाऊँगी तो मुझे पता है मेरा करंट बढ़ना है, पर क्या ये हमेशा होगा? अगर मैं इस V की वैल्यू नेगेटिव करने लगूँ तो क्या होगा? अगर ये V नेगेटिव हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो रिपेल करेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो सब अपना रास्ता ऐसे ऐसे बदलने शुरू करेंगे, और जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी वो भी नहीं पहुँच पाएगा। तो आपको ये पता था कि आपने H न्यू इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा था, कि मैक्सिमम किसकी काइनेटिक एनर्जी है, दिस वुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू, बट दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वॉज फर्दर इक्वल टू व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि अगर मैंने इतना ही पोटेंशियल दे दिया, इतना ही नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया अपनी कलेक्टर प्लेट को, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। यानी जब ये ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि मैं एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी होगी, एक नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू होगी जिस पर कोई करंट नहीं आएगा, पर अगर मैं उससे पोटेंशियल को बदलते जाती हूँ, मतलब नेगेटिव वैल्यू को पहले कम करती हूँ फिर पॉजिटिव पे जाती हूँ, तो वो वैल्यू बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर टाइम बाद कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेशन करंट है। ऐसे थोड़ी ना है कि हम कलेक्टर प्लेट को इतना पॉजिटिव पोटेंशियल दे देंगे कि वो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी बाहर। वो ये कर सकती है कि जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डायरेक्ट कर सकती है, पर वो ये नहीं कर सकती कि कैथोड की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, H न्यू EM वेव भेजनी है, तभी तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि आपने EM वेव से इलेक्ट्रॉन निकाले और कलेक्टर प्लेट ने उनको डायरेक्ट किया। सो इसीलिए ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद जो आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया, एनोड प्लेट का पॉजिटिव कर दिया, उसके बाद करंट को फिक्स होना है, सैचुरेशन करंट। अब बात यह है, उसने कहा है कि फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि आपने इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, कितने फोटॉन्स हमने इंसिडेंट किए हैं। तो अगर हमने
फोटॉन्स ही ज़्यादा इंसिडेंट किए होंगे, एच न्यू भेज रहे हैं हम, एक और एच न्यू भेज दें, एक और एच न्यू दे दें, ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स अगर हम भेज दें तो ये एन फोटॉन्स एन फोटो इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे, यानी सब के सब टकराएंगे और सब के सब एन इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। पर अब इन एन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कलेक्टर प्लेट, इन एन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो मेरे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे फॉर श्योर। सो अब क्या होगा, अगर ऐसा ही है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरा ग्राफ, मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, फ्रीक्वेंसी यानी ये म्यू की वैल्यू मैंने सेम रखी है, बस एन बदल दिया है। अब मैं ज़्यादा फोटोन भेज रही हूँ तो उन ज़्यादा फोटोन के कारण अब ज़्यादा ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और अगेन मेरे पास सैचुरेशन करंट इस बार फिर ज़्यादा आएगा। यस, ये न्यू वैल्यू आ गई सैचुरेशन करंट की। अगर मैं अब कम फोटॉन्स भेजूंगी तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बट सैचुरेशन करंट फिर अलग आएगा। यानी कि ये है मेरी इंटेंसिटी 1, ये है मेरी इंटेंसिटी 2 का सैचुरेशन करंट। देख रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे तो आपको करंट दिखा रहे हैं, तो ये सारे करंट की वैल्यूज़ है। पर मैंने इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 क्या लिखा है कि मैं कितने फोटॉन्स भेज रही हूँ, जितने फोटॉन्स मैं भेजूंगी उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा आएगा। पर हर मतलब एक सेम फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स आने वाली है। कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज जितना बढ़ाते जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम बाद सैचुरेशन करंट तीनों के लिए आएगा। इसमें एक बात और नोट करने वाली है कि I1 इज़ लेस देन I2 इज़ लेस देन I3, ये हमारी इंटेंसिटीज़ है। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं करंट फॉर 1 इज़ लेस देन करंट फॉर 2 फॉर एंड देन करंट फॉर 3। ये आपका ग्राफ हो गया। इसके आपको डेट नंबर मिलेंगे। अब लिखा है डू द कर्व्स मीट एट एनी पॉइंट, येस दे मीट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, दे मीट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वाई डू दे मीट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल? बिकॉज they meet at stopping potential because there is a fixed energy, fixed kinetic energy which there is a fixed kinetic energy which a photoelectron must have to reach anode even when anode is negatively चार्ज्ड। यानी अगर एनोड पे नेगेटिव चार्ज भी है, आप पोटेंशियल दे भी नहीं रहे, तब भी एक फिक्स्ड एनर्जी ही है। फिक्स्ड एनर्जी यानी उस पर्टिकुलर एनर्जी के ई मैक्स के ही इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल आगे तक जाएंगे और आगे से रिपेल होके आ जाएंगे। यही बात है कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो नेगेटिव, ये वाली जो फील्ड है जो रिपेल भी कर रही है उसको भी क्रॉस करते हुए यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये तभी होगा जब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मिनिमम इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी तभी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेंगे। और उस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को भी ख़त्म करने के लिए आपको एक अपोजिंग वोल्टेज देना होगा, और वो अपोजिंग वोल्टेज आप किसको देंगे? कलेक्टर प्लेट को, नेगेटिव वोल्टेज की फॉर्म में, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। इतनी बातें नोट करने के बाद आपके 1.5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। बट हाँ, यहाँ अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। देन ये आपका ए पार्ट हुआ। अब आपके बी पार्ट पे चलते हैं। इसका बी पार्ट कहता है फोटो करंट विद आपको शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सरफेस कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड प्लेट पोटेंशियल फिक्स्ड। सो फोटो करंट विद intensity of radiation, incident radiation on a surface keeping the frequency and plate potential fixed। हमें फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रखनी है और प्लेट पोटेंशियल भी फिक्स रखना है। तो मैं ग्राफ बनाऊंगी। ग्राफ पे इंटेंसिटी फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो हमारी इंटेंसिटी जो है वो हमारे एक्स एक्सिस में आएगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी वेरी कर रही है, और इंटेंसिटी वेरी करेगी तभी हमारा फोटो करंट वेरी करेगा। अभी आपने देखा था जितने फोटॉन्स, मतलब अगर आप NH न्यू भेजें तो आपको N ही क्या मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे करते हैं, आपने अभी देखा था N फोटॉन्स अगर आपने भेजे तो आपको N फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे N फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं।
इजेक्ट हो रहे हैं। हाँ, कलेक्टर प्लेट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमारा प्लेट पोटेंशियल होना चाहिए। तो अब अगर प्लेट पोटेंशियल फिक्स्ड है तो यानी प्लेट पोटेंशियल फिक्स्ड है यानी फिक्स नंबर ऑफ फोटॉन्स व फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पहुंचेंगे। प्लेट पोटेंशियल हम बढ़ा नहीं रहे हैं तो हम सैचुरेशन करंट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारा ग्राफ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक भी हो सकता है, पर इतना है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। और फ्रीक्वेंसी भी आपने फिक्स रखी है, लेट म्यू हैज़ टू बी मोर देन म्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी आपने इंसिडेंट की है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तभी हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे आएगा। इंटेंसिटी 0 होगी तो कोई फोटो करंट नहीं जनरेट होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो करंट बढ़ेगा। दिस वुड बी लाइक दिस। So I hope I'm getting your plate potential is fixed also. हाँ, अगर आप प्लेट पोटेंशियल बढ़ा देंगे और फ्रीक्वेंसी भी अलग रखेंगे, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए फॉर श्योर। प्लेट पोटेंशियल अगर आपने बढ़ा दिया तो ग्राफ ये हुआ V1 के लिए प्लस V1 अगर आपने दिया है, देन और अगर आप प्लेट पोटेंशियल देते हैं तो अब ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ तक पहुँचेंगे तो फोटो करंट फिर बढ़ेगा V2। एंड अगर आप इसको नाम देते हैं, लेट्स से इसको नाम मैं V1 दूंगी, इसको V2 और इसको V3, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका ये प्लेट पोटेंशियल फिक्स्ड है पर जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा आपको फोटो करंट मिलेगा, पर एक लिमिट होगी इसकी, राइट। Yes, so V1 is less than V2, less than V3. This is your graph. Next is, then again we did a 3 marker. अब हम चलते हैं next question पे. This is write the mathematical forms of 3 postulates of Bohr's theory of hydrogen atoms. So देखिए मैंने ये जब अलग अलग ईयर्स के पेपर से निकाले हैं और आपको सेम क्वेश्चन वापस रिपीट मिल गया। मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ 3 postulates of Bohr's थ्योरी, और अभी हमने इनको डिफाइन किया था। सो आई शो दैट टू यू। ये थे हमारे 3 postulates जो हमने नोट किए थे। इस पे इसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज अगेन द सेम वन। हमें इसमें क्या करना है, यूजिंग देम प्रूव दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो हमें वही पुराने जो 1-2 डेरिवेशंस थे उन्हें हमें करना होगा, तो लेट्स डू देम। इट्स अ गुड आइडिया। सो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट, इट्स अ कॉमन सिंपल डेरिवेशन। एक बार आप कर लेते हैं तो आप इसके बाद हिट एंड ट्रायल लगा के यू कैन गेट इट डन। सो नाउ द नेक्स्ट इज आंसर नंबर 6 आई थिंक, यस। फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, इसमें ए पार्ट हमें प्रूव करना है कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो आपने अभी देखा था mv² अपॉन r था आपके पास, इज इक्वल टू आपने किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² अपॉन r²। तो आपके पास एक वैल्यू आई थी विच वॉज इक्वल टू r वॉज इक्वल टू mv² वॉज इक्वल टू e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ से r कैंसिल हो सकता है, r बच जाएगा। ये आपकी पहली वैल्यू थी। फिर आपको एक और बात पता है कि mvr, ये आपको 1 ले सकते हैं आप इसको, देन आपको पता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। सो अगेन आप क्या कर सकते हैं, अपने v की जगह आप पुट कर सकते हैं nh अपॉन 2 पाई mr, राइट। आपने 2 ले लिया। सो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, अब 2 को हम 1 में यूज़ करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी m। v² की जगह आएगा आपका n² h², 2 पाई का स्क्वायर, फिर m² r², ये आपके पास आया। देन आपके पास यहाँ पे फर्दर ये कितने की इक्वल है, e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर, ये देख रहे हैं ना, इसी वाले इक्वेशन में मैंने ये वाला इक्वेशन यूज़ किया है। तो अब मुझे क्या मिलता है, देखिए यहाँ से आर कैंसिल होकर एक आर बचता है, एंड इधर बचेगा एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर इज़ 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ से ई स्क्वायर मैं नीचे ला सकती हूँ और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं ऊपर ले जा सकती हूँ, और ये वाला जो आर है मैं यहाँ लेके जाऊँगी। तो यानी आर की वैल्यू आएगी आर एन इज इक्वल टू, यहाँ से एम कैंसिल कीजिए, देखिए, देन पाई, एक पाई कैंसिल, 4 कैंसिल, यू गेट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, यानी आपको आर एन प्रोपोर्शनल मिल गया किसके, एन स्क्वायर के। आपकी फर्स्ट प्रोपोर्शनलिटी प्रूव हो गई। दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सेम इक्वेशन आगे पीछे करके हम हमेशा आंसर निकाल सकते हैं, और बात यह है मॉडर्न फिजिक्स में 12 मार्क्स हैं, तो ऐसे करके हम मार्क्स अटेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दिस वन, बी पार्ट। बी पार्ट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एटम। हमें दिखाना है कि टोटल एनर्जी ऑफ एटम प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो एक बात सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास घूम रहा है उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, उसके पास टोटल एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकलनी है तो वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यस, और अभी अभी आपने हाफ एम वी स्क्वायर, अगर आपने, मैं कहूँ वी स्क्वायर आर की टर्म्स में लगाएं, वी की वैल्यू तो मेरे को पता है, वी की वैल्यू है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, 2 पाई एम आर, यस, इसका स्क्वायर। अभी मैं आर को, हम लोग आर सब्स्टिट्यूट करेंगे फाइनल स्टेप में, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, आप जानते हैं जब कोई दो सिस्टम, एक चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, तो इनके बीच की दूरी अगर आर है तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, दोनों का चार्ज E है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दैट इज E स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस वुड बी, अगेन मेरे पास एक R आ चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है टोटल एनर्जी के ई प्लस पी ई। ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम अपॉन, ये 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 2 ज़ा 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी ई स्क्वायर। याद रखिएगा ये माइनस में आती है, नेगेटिव में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे साइन मैटर करता है कि किस साइन की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है जिसका साइन नेगेटिव है, इसलिए दिस एक्सप्रेशन वुड बी नेगेटिव, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेट्स सब्स्टिट्यूट आर। यहाँ पे आपके पास एक आर स्क्वायर आ रहा है, पर देखना पड़ेगा कि क्या ये आर स्क्वायर आना चाहिए। एम कैंसिल करते हैं, वी की जगह पे ये है और हमारी आर स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सो एन स्क्वायर यहाँ पे है, एच स्क्वायर है, 8 पाई स्क्वायर इज़ फाइन, एम इज़ फाइन। आर स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूँगी, आर स्क्वायर इज़ एन स्क्वायर एन टू द पावर 4 एच टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, फिर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई टू द पावर 4, देन माइनस यहाँ ई स्क्वायर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ फाइन। अब यहाँ पे एक आर है, तो आर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे था पाई एम ई स्क्वायर, तो पाई एम ई स्क्वायर ऊपर आ गया। तो अब ज़रा अपना एक्सप्रेशन देखते हैं कि क्या हमें वो मिल रहा है जो हम ढूंढ रहे थे। सो देखिए ज़रा, यहाँ पे एक एन स्क्वायर है, यहाँ एन की पावर 4 है, कैंसिल आउट होगा एन स्क्वायर। यानी बीच में धराशायी नहीं होना है, मतलब डरना नहीं है, चीज़ें देखिए हो रही है, सॉर्ट आउट हो रही हैं, मुझे वही चीज़ मिलने वाली है जो इधर है। यहाँ पे पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे भी एक पाई है, यहाँ के पाई से पाई कैंसिल, तो अब ये बच रहा है एम स्क्वायर, यहाँ पे भी एक एम है, यहाँ पे भी एक एम है, एक एम बच रहा है, तो ये बचा एम ई टू द पावर 4। अब ये एच की पावर 2 है,
यहाँ h की पावर 4 है तो ये h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा me4 अपॉन 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये है me4 और ये है 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो देखिए दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, बट हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां ये दोनों कॉमन होने वाले हैं। तो अब इनका एलसीएम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आई विल गेट माइनस me4 अपॉन 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट यू गेट, आपको टोटल एनर्जी मिल गई है इक्वल टू दिस। तो आपको देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी En इज कमिंग आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। क्या हमें यही डिराइव करना था? जी हाँ, हमें यही डिराइव करना था। दैट्स हाउ वी गेट 3 मार्क्स। इट्स क्वाइट ईजी। थोड़ा सा बस आप इतनी क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे या मेरे साथ ही करते जाएंगे तो ये आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। मतलब हम इतना करेंगे कि 3 मार्क के क्वेश्चन में हम 2 मार्क्स तो हमेशा ले लें। दैट्स हाउ अ स्ट्रैटेजी वर्क्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिस वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक हॉट टॉपिक है बोर्ड्स का, बार बार आते हैं उससे क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए ऐसा है कि अब ये जो है ये भी आपका 2 मार्क का होगा, ये 1 मार्क का होगा। तो ब्रीफली एक्सप्लेन बोला है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ब्रीफली एक्सप्लेन बोला है तो आपको क्या करना है। फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 7th। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप लिखेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। टाइम ज़्यादा नहीं हो तो सीधा इक्वेशन लिखिए, काम की बात। आप लिखेंगे E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर आप क्या लिखेंगे, h न्यू। फिर वर्क फंक्शन में आप लिख सकते हैं h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। इसमें अब आपको अब नहीं आपके पास टाइम एक्सप्लेन करने का, आप लिखेंगे एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की क्या एनर्जी है। फिर आप लिखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन इसका नाम है। आप लिखेंगे, इसी में डिफाइन कर देंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। यस, देन हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। बस ऐसे करके आप ये कर देंगे, आपका ब्रीफली एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल है, ये फर्स्ट पार्ट है। ए और बी इसका ध्यान रखना है कि आप सारे पार्ट अटेम्प्ट करें, भूले नहीं। देन दिस इज गिवन दैट 4 मेटल्स विद देयर वर्क फंक्शन आर लिस्टेड बिलो। यानी कि आपको दिया है वर्क फंक्शन किसका, पहले तो आप फाई लिखिए। फाई इज अ स्टैंडर्ड सिंबल। फाई फ्लक्स के लिए भी यूज होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। फाई पोटेशियम का, के मतलब पोटेशियम, इज 2.3 EV। फाई जो है वो सोडियम के लिए कितना दिया है, 2.75 EV। फाई जो है वो मोलिबेडनम मेटल है, मतलब एलिमेंट है, उसके लिए 4.17 EV। और फाई जो है वो निकल के लिए दिया है 5.15 EV। अब लिखा है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 मीटर। या दिस द क्वेश्चन, द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 मीटर फ्रॉम अ लेजर सोर्स। 330 मीटर के एक वेवलेंथ की रेडिएशन को फ्रॉम अ लेजर सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे फॉल्स ऑन दीज मेटल्स। ओके, सभी मेटल्स के लिए लेज़र सोर्स हमारा 1 मीटर दूर ही है, सबके लिए दूरी पे है, सेम इंटेंसिटी आ रही है। यानी लेज़र जब सेम दूरी पर रखा है सबके लिए, यानी इसका मतलब सेम इंटेंसिटी, सबके जो फोटॉन्स आएंगे वो सेम नंबर में आएंगे, n इज सेम। विच ऑफ दीज मेटल विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इनमें से कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं शो करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस फ्रीक्वेंसी के जितना हमारा कितनी एनर्जी है, दिस एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ। सो मेरे पास E निकालना है मुझे पता है E होता है h न्यू, पर मुझे वेवलेंथ दी है तो मैं न्यू की जगह लिखूंगी hc/λ।
अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो मेरी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर सकती हूँ, और एक ईजी तरीका है कि मैं HC की जगह लिखूँ 1240 EV, और लैम्डा मेरा किस में होता है, इसमें लैम्डा नैनोमीटर में होना चाहिए, तो वो मुझे ऑलरेडी दिया है 330 नैनोमीटर। ऐसे करने से मुझे आंसर जो मिलेगा वो EV में मिलेगा। कैंसिल आउट करते हैं, ये हुआ इसको करना ही पड़ेगा 11, एंड ये उससे नहीं जाएगा, 3 के टेबल से नहीं जाएगा, तो येस यू गेट 124/333 EV ऑफ एनर्जी। इसको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो 33, आई थिंक 33 4 4 3 12 4 12 13, नो ये 4 से नहीं जा रहा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। सो अगर ये 3 पॉइंट सम पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है 3 से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि 5K विल बी, देखिए 5K की जो वैल्यू है वो लेस देन E आएगी इसकी एनर्जी से, और 5Na भी आएगी जो उसकी वैल्यू भी हमारी इस E से कम ही आने वाली है। पर हाँ, मॉलिबेडनम और निकल के लिए ये वैल्यू छोटी है, यानी मॉलिबेडनम से निकालने के लिए मेरी एनर्जी जो होनी चाहिए वो 4.17 से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ये 3 आई है। यानी लिखा है विच ऑफ दीज मेटल्स विल नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप कहेंगे मॉलिबेडनम एंड निकल विल नॉट शो, ये लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेंगे। Then what will happen if the laser source is brought closer to a distance of 50 centimeter? So अब लिखा है if laser source, आप लिखेंगे if laser source is brought closer, laser source पास लाने से क्या होगा, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ेगी। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे थे हमारे पुराने, जो हमने जितने भी डायग्राम्स बनाए, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, पर उससे फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो तो नहीं बढ़ेगी। तो if laser source is brought closer to 50 centimeter to, still there would be no what would you say, there would be no there would be only rise in photocurrent for potassium and sodium, but not for molybdenum एंड निकल, इनके लिए नहीं होगा, कोई फोटो करंट नहीं होगा, क्योंकि इनका तो वर्क फंक्शन ही अभी तक हिट नहीं हुआ है, जो चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो भी हिट नहीं हुई है। सो दैट्स हाउ दिस 3 मार्क न्यूमेरिकल गेट्स कंप्लीटेड। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बट बहुत क्रूशियल टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए, ये बार बार रिपीट होता है। सो नेक्स्ट इज दिस 2 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको सारा डेटा दिया है, कुछ नहीं होता, प्लस माइनस करना होता है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। आंसर नंबर है हमारा ये, लेट्स से आई थिंक 8। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए आपको, तो वो हम करेंगे। पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। तो मुझे पता था बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, जिस भी न्यूक्लियस को बनाया गया है, इंटू c²। अब आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ, देखिए बाइंडिंग एनर्जी, हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस में आपके 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दिया हुआ है आपको। हीलियम न्यूक्लियाई का फॉर्मूला भी इससे आप देख के पता लगा सकते हैं कि इसका 2 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर यानी इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, और 4 इसका मास नंबर है, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है इसमें। मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट, सो उसमें दोनों आएंगे। माइनस कैपिटल M में क्या आ जाएगा आपका पूरा मास, किसका, हीलियम न्यूक्लियाई का, तो 002,603 इतना c²। अभी 2 ठीक है, MP की जगह मैं क्या लिखूंगी, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है इन्होंने, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हाइड्रोजन दिया है, प्रोटॉन तो नहीं दिया था। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 1 प्रोटॉन होता है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के क्या है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, इसलिए ये जो हाइड्रोजन का मास है इसे आप मास ऑफ प्रोटॉन मान सकते हैं।
तो अब आप इसको डालेंगे, क्या आएगी वैल्यू 1.00785 प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन में आप लिखेंगे 1.008665 देन माइनस 4.002603। इन क्वेश्चंस के थ्रू वो पेशेंस चेक करते हैं, थोड़ा सा आपकी ये भी चेक करते हैं कि आपको नॉलेज कितनी है, पर पेशेंस भी कि आप एक्चुअल में मास डिफेक्ट करेक्ट निकालेंगे कि नहीं। 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है, एक 9th 11th 12th के बच्चे के लिए बहुत आसान होना चाहिए। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 8 2 ज़ा 16, देन 7 2 ज़ा 14 1 15, देन यहाँ 1, देन 2 0 एंड देन 2, ये मैंने मल्टीप्लाई किया प्लस, देन 2 5 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 1 13, 6 2 ज़ा 12 1 13, 8 2 ज़ा 16 1 17 1 0 और 2 1 ज़ा 2, ये माइनस 4.002603। साथ साथ ऐड करेंगे 0 0 ऐड करने से 0 आया, 5 3 8 6 3 9 5 7 7 आ रहा है बीच में, 5 7 12, एक 1 ऊपर आ गया, 1 1 1 3 0 0 1 और 2 + 2 4, 4 माइनस 4.002603। बीच में छोड़ नहीं देना है, सी स्क्वायर साथ साथ लगते रहना चाहिए। यहाँ पे सी स्क्वायर है, अभी देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से, अब ये नंबर बड़ा है फॉर श्योर, 0 में से 3 नहीं जा सकता, बोरो करेंगे। 10 में से 3 7, 7 में से 0 7, 9 में से 6 3, 2 में से 2 0, 3 में से 0 3, 0 में से 0 0, 4 में से 4 0, इतना सी स्क्वायर। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। अब वो कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है, यानी ये जो भी वैल्यू आई है आपकी 0.03037 सी स्क्वायर, इसको आपको पर न्यूक्लियॉन बोल दिया है। पर न्यूक्लियॉन यानी 4 इसका क्या है, मास नंबर, और मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर अब सोचना ये है कि ऊपर वाली एनर्जी तो अभी एनर्जी की फॉर्म में आई नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे एक रिलेशन आपको दिया है, ये आपको हमेशा देंगे वो 1U = 931 MeV²। तो ये जो मास आया है ये U में था, यस, सो 0.030377। U की जगह मैं क्या लिखूँगी, U की जगह मैं लिखूँगी 931 MeV/c², और ये c स्क्वायर जो ऑलरेडी यहाँ पे है उसको भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 4, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल। अब आप ये कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, जिसको ज़्यादा नंबर चाहिए उसे ये कैलकुलेशन ख़त्म करके ये काम करना है। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट 2 मार्कर, क्वाइट ईजी, वेरी इजी, क्योंकि इसमें कुछ आपको नहीं पूछा उन्होंने, मतलब उन्होंने डेफिनेशन नहीं पूछी, आपसे ये सब पूछ करवाया उन्होंने, तो हमें मार्क्स नहीं डिडक्ट करने, इजी क्वेश्चंस में तो बिल्कुल भी नहीं। देन नेक्स्ट इज ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बार बार इस पर क्वेश्चन आता है, तो इस पे आने के लिए जस्ट सेकेंड, लेट मी चेंज द शीट। चलिए मीनवाइल एक काम करते हैं, एक तो हम वाले क्वेश्चंस को साइड लाइन करते हैं जो हमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसे कि अभी हमने बोर्स मॉडल वाला किया था, यानी ये क्वेश्चन हमें पता है इसका आंसर, ये रिपीटेड है, बोर्ड्स में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। देन ये वाले हम करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, एंड क्लोजेस्ट अप्रोच अगेन फिर से आया है, इम्पैक्ट पैरामीटर आया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विल बी कंप्लीटिंग द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट, एंड मीनवाइल you all do the numericals and let's be back. मैं तब तक sheets arrange करती हूँ. Thank you very much.